आज हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी के लिए मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को एन फैक्टर। क्या पढ़ाया था? ठीक है। अच्छा, एन फैक्टर से पहले दो क्वेश्चन है हम लोगों के पास। कि कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप लोग ट्राई करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। और इसके बाद जो है सो कि हम लोग आते हैं अपने मूलभूत मुद्दे पे। जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन है 80 gram NaOH is mixed with H2O to produce 500 ml solution. Given density of solution 1.2 gram per ml. Fine. Percentage weight by weight, percentage weight by volume, gram per liter, ppm, molality, mole fraction. ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओगे कि विले कौन है? जल्दी जल्दी बताओ सब। सॉल्यूट कौन है? NaOH। क्या है बोलो? यही है ना? तो ये कितना ग्राम है? 80 ग्राम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो विलियन का आयतन है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, विलियन का आयतन वो कितना दिया है? 500 ml। ठीक है। अच्छा, इसका विलियन का जो डेंसिटी दिया है, विलियन का घनत्व कितना दिया है? इधर देखो, 1.2 ग्राम पर ml, यही दिया है। चलो ध्यान से देखना। अब एक बात बताओगे, ये है विलियन का आयतन, ये है विलियन का घनत्व, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी। तो मुझे पता है ना कि डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो मुझे करना क्या है? डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी पुट कर दो 1.2, और ये वॉल्यूम डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कितना? 500 इज इक्वल क्या निकल के आएगा? मास आएगा। तो कितना आ जाएगा? जरा मल्टीप्लाई करो। 12×5 = 60, 2 0, और यहाँ पे एक अंक छोड़ के दशमलव, इतना ग्राम आ गया। तो ये क्या है बताओ? मास ऑफ क्या? बताओ जल्दी से। सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान रखना, सॉल्यूशन की डेंसिटी इस्तेमाल करी आपने, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस्तेमाल करा, तो मास किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का। क्लियर? चलो आगे। मुझे चाहिए विलायक का द्रव्यमान। बता सकते हो कितना आएगा? विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब चाहिए मेरे को विलायक का द्रव्यमान। सब इन्फॉर्मेशन मैं निकाल ले रहा हूँ। जल्दी बताओ विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? कैसे निकालेंगे? अरे भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का द्रव्यमान इतना है, विले का द्रव्यमान इतना है, तो घटा लो ना। 600 ग्राम में से 80 ग्राम घटा लो, कितना हो जाएगा? 600 माइनस 80 ग्राम कितना आ जाएगा? 520 ग्राम। आया कि नहीं आएगा? तो सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया, उसके बाद आपका क्या आ गया? सॉल्यूट का मास आ गया, तीनों का मास आ गए। और अगर तीनों के मास आ गए तो ध्यान से सुनना, आप चाहो तो इसका जो है सो ये क्या बोलते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है बताओ? बोलो बोलो, सॉल्वेंट कौन है? ये पानी है। NaOH is mixed with H2O to produce 500 ml solution। NaOH को किस में मिलाया गया? पानी में। किसमें मिलाया गया? पानी में। समझ में आया? क्लियर? अब जो है सो कि जो चीजें आपको फाइंड करनी है, अब जो है आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है? चलो, परसेंटेज वेट बाई वेट मुझे बताना। पहला सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। मेरे देश की जनता बोले, परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी नाइस, यानी 80 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वेरी नाइस, यानी 600 मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है? चलो चलो, देश को बदलो। 20 से 20 गया। ये कितना आ गया? 80/6%। जरा इसको डिवाइड करना, करो करो करो। मैं नहीं करने जा रहा, आप घर पे कर लेना। क्लियर?
चलो दूसरा दूसरा दूसरा, मुझे चाहिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो बोलो बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, 80 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? कौन का इंतजार तो, बोलो बोलो। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था ना, 500 ml मल्टीप्लाई 00100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 80/5 आया है। कितना परसेंट आएगा इसमें? 500 को लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए ऐसे पढ़ाया गया था ना, जब मैंने पढ़ाया था वेट बाई वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, तो उसको पूरे अच्छे से देखा था आपने। ऐसे बताया गया होगा, ध्यान से याद करो। इन 100 ml, 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होता है, ये होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, क्लियर? तो अब मेरे को बताओ कि मैं ऐसे लिखूंगा ना, 500 ml मेरे पास सॉल्यूशन है, तो उसमें 80 ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर 1 ml मेरे पास अगर सॉल्यूशन होता, तो 80/500 होता, तो होता कि नहीं होता? और अगर मेरे पास 100 ml होता, यही आंसर आएगा, 100 ml होता तब कितना होता सॉल्यूट? 80/500 × 100 आता। ये ध्यान से देखो, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमने डिफाइन नहीं वेट बाय वॉल्यूम वो कैसे किया है, 100 ml में, ml में ही डिफाइन किया है। जैसे मोलारिटी को लीटर में डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो लीटर में हमने डिफाइन किया है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमने ml में ही डिफाइन किया है। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को ml में ही परिभाषित किया है, तो ml में ही रखेंगे। क्लियर? चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छे। देश बदल रहा है, आगे बढ़े। तो ये हो गया, इसकी कहानी खत्म, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। आगे बढ़े, तीसरा। तीसरा क्या चाहिए? ग्राम पर लीटर। भैया मेरे ध्यान से सुनना, जिसको ये दोनों निकालने आता हो ना, वो ppm और ग्राम पर लीटर बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपसे ये पूछा गया है कि तीसरा क्या पूछा जा रहा है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। इसका ये मतलब होता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम। तो आ गया ना आपका सवाल, आप जो कह रहे थे सर लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा, 80 ग्राम टोटल था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब लीटर में करना पड़ेगा। ठीक, वही पूछ रहा है कि ग्राम पर लीटर का क्या मतलब, 1 लीटर में कितना। सही बात समझ में? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 500 ml सॉल्यूशन था, उसको 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है? और मल्टीप्लाई, ये 100 है, 100 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं? ये कहाँ से आएगा 100, कहाँ से आएगा 100? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो ऐसे सोचो, इसका ये मतलब होता है हमारे पास कितना ml सॉल्यूशन था, 500 ml, है ना? इसको जरा लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, 1/2 यानी 0.5 लीटर आएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 0.5 लीटर में कितना ग्राम है हमारे पास सॉल्यूट, 80 ग्राम सॉल्यूट है। तो 1 लीटर में कितना आएगा, बोलो? 80/0.5। इसी को सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, बोलो? हाँ आ जाओ, ये आ जाएगा हम लोगों का 80/5। और ये देखो मल्टीप्लाई में 10 चला जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया, 800/5 हो जाएगा ऐसा। क्लियर? अब मैं समझाना क्या चाहता था, सुनो थोड़ा सा। ये जो है सो कि हम लोग यहाँ से जो कैलकुलेट कर रहे थे, याद रखना। जैसे याद क्या रख सकते हो, सीखना ये है कि अगर मान लो किसी का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता है, उसका आंसर पता है, और ग्राम पर लीटर आपसे पूछा जा रहा है, तो जो ये आंसर है ना 80/5,
इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये आपका ग्राम पर लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कोई नहीं, कोई नहीं। हो सकता है आपको ये बात बहुत तकलीफ दे रहा हो, सर हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, चक्कर आ रहा है, हम मर जाएंगे। नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे, फिर से बताइए, समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास किसी का परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मान लो दिया है 12% ऐसे, ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है, तो मैंने आपसे पूछा कि चलो उसी सोल्यूशन का ग्राम पर लीटर बताओ, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो वेट बाई वॉल्यूम का दिया होगा उसमें कितना से मल्टीप्लाई करो, ये, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 120 ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे ये बोला कि अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पता हो और ग्राम पर लीटर फाइंड करना हो, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का जो आंसर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, ग्राम पर लीटर का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। क्लियर? चलो, कैसे आ रहा है इस चीज को बस थोड़ा सा गौर करो। अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है ना, तो इसका ये मतलब होता है भाई मेरे कि 100 ml, कितना बोलो, हाँ, 100 ml के अंदर 12 ग्राम है। क्लियर है? तो बोलो, सही बोल रहा हूँ ना भाई? तो 1 ml के अंदर कितना होगा? हाँ, ये हुई ना बात, 12/100। लेकिन मुझे किस में निकालना है? अगर ग्राम पर लीटर चाहिए तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 1000 ml के अंदर कितना ग्राम, क्योंकि 1 लीटर में पूछ रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 1000 ml के अंदर, अरे वही 1 लीटर है यार ये, तो क्या हो जाएगा, 12/100 गुने 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखो 12 × 10 आ गया, नहीं है? तो यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद रखना ये बात कि ग्राम, बोलो बोलो, ग्राम पर लीटर जब भी हमको फाइंड करना होगा, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा उसका 10 टाइम्स। ये वाला, ये है जादू की छड़ी, नहीं है समझ में? सीखना इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये ध्यान रहेगा। आप कहोगे इतने फॉर्मूला की क्या जरूरत है, हम ऐसे निकाल लेंगे, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं इस बात से। लेकिन आप टाइम बचाना चाहते हो तो फिर ये करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करके दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो देखो, जहां जहां क्वेश्चन से आपको थ्योरी सिखाया जा सकता है, ये सब थ्योरी का ही पार्ट है, लेकिन ये सब क्वेश्चन से ही आप सीख सकते हो, डायरेक्टली थ्योरी में इन्वॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, चौथा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना था, कौन सा, पीपीएम। अब ध्यान से सुनो, फिर से देखना, जिसको परसेंटेज वेट बाई वेट पता है ना, परसेंटेज वेट पता है, वो आराम से निकाल सकता है पीपीएम। पता है क्या, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना से कर दो, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? ठीक से अगर याद करोगे सही से, इसका फॉर्मूला याद करो, क्या था, विले का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान था, और पीपीएम में भी था, विले का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, दोनों ग्राम में ही थे। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100, जब परसेंटेज वेट वाइज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 रहता है, और पीपीएम निकालते हैं तो, और पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 10⁹ तो अगर आपको परसेंटेज वेट बाई वेट पता है, कुछ नहीं करना है भैया, ये जो आपका आएगा, ध्यान से सुनना, ये हम लोगों का, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्या बोलते हैं, किधर गया किधर गया, ये हम लोगों का, ये जो होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है आपको? तो इसका रिलेशन क्या बन सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर इसका भी रिलेशन डिफाइन करना हो तो कर सकते हो आप, लेकिन खैर वापस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अगर पीपीएम फाइंड आउट करना है मेरे को, तो कितना था, 80 ग्राम था ना, टोटल कितना मास था, 600, मल्टीप्लाई 10⁶, खत्म। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ये भी हमने निकाल लिया, चौथा नंबर था ये, चौथा कंसंट्रेशन ये था। क्लियर? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अच्छा, अगर आप परसेंटेज वेट बाई वेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, अगर उसका डेरिवेशन करना चाहते हो, तो परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या मतलब होता है कि 100 ग्राम, हाँ, 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 100 ग्राम आपका विलियन है, तो कितना आपका सॉल्यूट है, यही होता है ना, ये बोलो। ठीक है, तो ऐसे मैं कर देता हूँ,
मान लो यहाँ पे हम लोगों का जैसे मान लो मैंने आपको परसेंटेज वेट बाई वेट दिया, क्या दिया? परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया आपको 12%। ऐसे इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है कि 100 ग्राम अगर हमने लिया होता, कितना लिया होता? 100 ग्राम अगर लिया होता सॉल्यूशन, उसमें 12 ग्राम मेरे को क्या मिलता? सॉल्यूट। ठीक है, अगर 100 ग्राम हम विलियन लेंगे तो 12 ग्राम क्या मिलेगा? विले, सॉल्यूट। तो अगर 1 ग्राम लेंगे तो कितना आएगा? 12/100। तो अगर 10⁶ ग्राम लेंगे, पीपीएम के लिए तो ही करते हैं ना, ये बोलो है या ना? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12/100 मल्टीप्लाई 10⁶। ये बात आपको समझ आती है? ठीक है, तो अगर ये वाला जो है हम लोगों का क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, तो 12/100 ये कितना में था? 1 ग्राम में था। अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम में निकाल लेना चाहिए था ना हम लोगों को, पहले 100 ग्राम में निकाल लो। 1 ग्राम अगर होता, नहीं 100 में तो ऊपर ही है, हम लोग दोबारा क्यों कर रहे हैं यार? वापस आते 12% का मतलब है 100 ग्राम में कितना? 12 ग्राम। एक में कितना? 12/100। तो 10⁶ में कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू 10⁶। इसका ये मतलब है कि देखो, जब परसेंटेज वेट बाई वेट दिया होगा ना, जो भी दिया होगा उसको ऐसे करोगे, ध्यान सुनना, परसेंटेज वेट बाई वेट जो कंसंट्रेशन दिया होगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ से। इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? पीपीएम। ऐसा कुछ। सर 6 कहाँ गायब हो गया? 4 क्यों आया बताओ? क्योंकि ये जो होता है वो किस में निकाला गया होता है? ये ऑलरेडी 100 में निकाला गया है। बात आपको समझ में आ रही बात? इसलिए सिर्फ 10⁴ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? अगर ये एक में डिफाइन होता, कितना में? अगर एक में डिफाइन होता तो कितना से मल्टीप्लाई करते? 10⁶ से। ये बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ा? ठीक है, अब आराम आराम से सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीपीएम और परसेंटेज वेट बाई वेट का रिलेशन हुआ कि भैया जो इसका आंसर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ कितना? 4 से। ठीक है, तो ये इसके लिए पीपीएम और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच रिलेशन हो गया, ये ग्राम पर लीटर और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बीच रिलेशन हो गया। इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मैंने आपको दिया परसेंटेज वेट बाई वेट से दिया 15%, ऐसे कुछ। इसका मतलब जरा बताना मेरे को कि अगर 100 ग्राम है, अच्छा चलो सिंपल, अगर किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वेट इतना है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका पीपीएम कितना होगा, ऐसे पूछ रहा हूँ। तो अभी आपने बोला ना सर कि जो परसेंटेज वेट बाई वेट दिया रहता है उसमें आप मल्टीप्लाई किससे कर दो? 10⁴ से। तो मेरे को कितना पता था? 15, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁴। क्लियर? ऐसा कुछ, तो इतना मेरा पीपीएम करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहां से वहां तक पहुंचते हैं सॉल्व करके। कैसे? इसका क्या मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो 15 ग्राम सॉल्यूट होता। याद रखना, इधर सॉल्यूशन है यानी विलियन है, और इधर कौन सा है? विले है, सॉल्यूट है। क्लियर? अगर ये 100 ग्राम होता तो ये कितना ग्राम होता? बोलो बोलो जल्दी से। ये 100 तो ये 15, तो ये 1 होता तो कितना होता? 15/100। तो अगर ये 10⁶ होता तो कितना आता? 15/100 गुने बोलना 10⁶। ध्यान से देखो, 2 जीरो कटेगा, कितना आया? 15 गुने 10⁴। नहीं है समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म से अगर आप रिलेट कर लेते हो एक बार, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करने पड़े। नहीं तो अगर ये नहीं ध्यान होगा तो बार बार आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने का, है ना? क्योंकि इसकी समझ आपको हो गई कि इसका क्या मतलब होता है, तो ये मतलब होता है। लेकिन अब पीपीएम को 10⁶ में फाइंड करते हैं तो फिर आप करते जाना पड़ेगा, एक में कितना होगा, इतना में कितना होगा, फिर करते रहो।
और जिसको पता है वो तुरंत निकाल के बैठेगा, क्वेश्चन दिया वो मल्टीप्लाई किया 10⁴ आंसर बोलेगा। अगर ये 15 है तो 15 गुना 10⁴ ppm होगा। अगर ये मैंने सिंपल परसेंटेज वेट अगर 5% दिया तो ppm कितना होगा, 5 × 10⁴। 5 गुना 10⁴ हो जाएगा, है ना। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आके, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारे मोल जो है ना, मोल के टर्म में पढ़ने चाहिए थे, लेकिन ना तो सब लोग शुरू में थे 11th क्लास में, और ना ही मौका मिला बताने का, कभी पढ़ाने का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गहराई से पढ़ा भी रहा हूँ। बस आप लोगों का इंटरेस्ट रहना चाहिए, लगातार पढ़ते रहो थोड़ा सा कंसस होके। चलो वापस आते हैं अपने रास्ते पे। किधर गए हम लोग, यहाँ पे ppm निकल गया, मोलारिटी चाहिए, मोलालिटी चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, 3 कंसंट्रेशन और चाहिए। इसको तो मैं हटा देता हूँ, इधर हम लोग लिख चुके हैं रिलेशन यहाँ पे। मेरे को चाहिए मोलारिटी, 5वां मोलैरिटी यानी मोलरता। चलो भैया, मेरे को अगर मोलैरिटी चाहिए, मोलरता चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना ग्राम था, 80 ग्राम था। चलो 80 ग्राम था, उसका मोलर मास बोलो जल्दी से। क्या निकाल दियो? 40, वेरी गुड। ये मोल। विलियन का आयतन बोलो, अभी था ना 0.5 लीटर, है ना, बोलो। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10/5, 5 2 जा 10, 2 2 कट गया, 1 आ गया क्या जी? हाँ, गलत तो नहीं किया मैंने? गलत हो गया? गलत हो गया? ये 2/1 होगा ना। मैंने गलती किया, वाकई गलती किया। क्या मार्ट साहब आपका इतना सारा, और तेरी के चेहरा। 4 मोल/लीटर, ऐसा होगा ना? है 4, 4 इसका सही आंसर है। क्लियर? नहीं, ये वो 80/40 है तो 2 होगा ना, मैं 1/2 उसको समझ लिया था, तो फिर यहाँ 1/2 लिख दिया था 2/1 की जगह। क्लियर है? चलो मोलालिटी खत्म, आगे आते हैं मोलालिटी पे। छठा कंसंट्रेशन टर्म, मोलालिटी, मोललता। बोलो कैसे निकालते हैं? तो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब यहाँ निकाल चुके हो तो सीधे पुट करो ना 2, कहानी खत्म, बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नाक तोड़ देंगे, बचका दे नाक मार के बुझाइल पागल। सॉल्वेंट का मास कितना निकाला था, जल्दी बोलो? 520। कितना था? इधर देखो कहीं निकाले थे, विलायक का द्रव्यमान 520 ग्राम। कितना आएगा? 520, और बटा में 1000 करोगे? 1000 जो बटा में आएगा उसको ऊपर भेज दो ना। गलती हो गया? हाँ बोलो बोलो। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, 200/52। इसी को सही से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा मोल पर केजी में आंसर आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से बोलो। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन चाहिए दोनों का, यही चाहिए ना। तो मोल फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मोल्स को चलो एन से दिखाते हैं। तो दो चीज़ है, एक पानी है, ये सॉल्वेंट है, तो इसका मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जल्दी बोलो। अरे इसका गिवन मास तो कितना है उसमें, ये 520 ग्राम था ना, और बटा पानी का मोलर मास 18 होता है, ये कैलकुलेट कर लोगे। बोलो हाँ या ना। कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा ना, देख लेना अपना, कटेगा तो ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये निकालो, 80/40, कट के कितना आएगा, 2। तो जब नंबर ऑफ मोल्स Na और Nb निकल जाता है, दोनों कंपोनेंट का मोल्स निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको जैसे XH2 को निकालना है तो क्या करोगे, इसका मोल ऊपर रख दो जो आएगा, और बटा में दोनों का जोड़ के लिख दो। अरे बोलो है ना। अगर आपको XNaOH निकालना है, क्या निकालना है, तो फिर इसका मोल ऊपर रख दो 2, और बटा में फिर दोनों का जोड़ के नीचे रख दो। तो बार बार जोड़ना क्यों, एक बार जोड़ के रख लोगे तो वही आंसर पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये सारे कंसंट्रेशन टर्म आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना भाई, सब निकाल लिया ना हमने, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इधर एक सॉल्यूशन दिया था, उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, और उसमें जो सॉल्यूट का मास था वो दिया था। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैंने क्या निकाला था, ये सब इन्फॉर्मेशन पहले निकाल लिया था, सेपरेट सबको पहले लिखा था, ठीक है। और उसके बाद जो है सो की कैलकुलेट करना शुरू किया, ठीक है।
इतना भी टाइम नहीं लगता। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसे बनाना होता, अगर एग्जाम की बात होती, तो इतना मैं आराम आराम से थोड़ी ना करता। क्लास है, समझाना है आपको, थोड़ी किसी को समझाना है, एकदम धराधरा बनाते जाओ। ये बात समझ में, एकदम वैसे करना। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और दिया था थोड़ा सोचने के लिए, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, क्या बोलो, जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? तो आप में से कुछ लोग शुरू में बोल रहे थे होता है, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं होता है। आज बताओ होता है कि नहीं होता है? कितने लोग का कहना है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? कोई नहीं। कितने लोग का कहना है कि नहीं करता है? कोई नहीं, ये भैया। अच्छा, नहीं करने वाले में कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। हिम्मत करिए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर, अगर किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ताप बदल रहा है, ठीक है, किसी विलियन का अगर ताप बदल रहा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है यार, वो बताता है ना कि इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है, पूरे मोल्स का सॉल्यूट कितना है, पूरे मोल्स का सॉल्वेंट कितना है, ये बताता है। तो मोल्स बेसिकली क्या है, नंबर को डिफाइन करता है कि इतना मोल्स है तो इतना है चीज नंबर में। तो गर्म करोगे तो थोड़ी ना वो कम हो जाएगा। अगर 10 गो पार्टिकल है तो गर्म करोगे तो 11 गो हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। तो उसके नंबर्स कम ही नहीं होंगे, चेंज ही नहीं होंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, तो फ्रैक्शन ना घटेगा ना बढ़ेगा। सही बात समझ में? ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो है सो कि जो मोल अंश या मोल प्रभात जिसको हिंदी में कहते हैं, वही है मोल फ्रैक्शन। ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ताप से स्वतंत्र होता है। ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना आप। चलो, हाँ, फिर मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, नॉर्मलिटी पढ़ाता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले कल का होमवर्क आप लोगों के लिए ये सब रहेगा, आपको बना के लाना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5OH का होल थ्रेस, यानी इसको बोलते हैं ग्लिसरीन। ये बना चुके हैं क्या ये क्वेश्चन? नहीं बनाया ना? हाँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा प्लीज। मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका ग्लिसरीन है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। दो चीज मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया, कौन कौन बोलो? एक ग्लिसरीन और एक कौन सा? वाटर। कौन कितना है भाई, बोलो? ग्लिसरीन है 46 ग्राम, और ये है 36 ग्राम। शायद ये क्वेश्चन मैंने क्लास में ही लिखवाया था, हाथ से लिखवा कर सॉल्व करवाया था। वो बोल रहा है सी आंसर, शायद 0.20 आया भी था। शायद आप लोग इसके लिए पिटाए भी थे, इसके मोलर मास के लिए। हैं? सच में क्या? ये क्वेश्चन मनहूस है, तब हटाओ आगे बढ़ो। कोई नहीं, समझ में आया? खैर वापस आओ। ये देखो दिया हुआ है, अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बना लेना। दोनों के मास दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं दोनों के, आसान क्वेश्चन है। चलो, यहाँ से शायद आपने नहीं बनाया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ये होमवर्क में है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 7 ग्राम नाइट्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों मिले हुए हैं। उसमें ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, सिर्फ ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। इसका बताना है, क्योंकि ऑप्शन भी तो एक ही है ना भाई सबके लिए। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों का नहीं निकालना, सिर्फ किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन जो मैच करेगा आप आंसर कर देना। अच्छा देखो, कुछ यूनिट नहीं है इसके बाद में, क्यों? मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। चलो अगला क्वेश्चन है, 1000 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, एक जलीय विलयन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जलीय विलयन, पानी से बना हुआ विलयन, ठीक है। तो वो कितना है? 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम यानी 1 kg का है, विलियन है। कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्टेंस 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कह रहा है कि CaCO3 का जो है सो कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, अब देखो क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, इस सॉल्यूशन का सांद्रण बताना है। लेकिन ध्यान से देखो, अब सांद्रण के जो टर्म होते हैं वो बहुत सारे पढ़े आपने। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, आपने ग्राम पर लीटर भी सीखा आपने। उसके बाद ppm है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, ये सब सारे चीज़ें। तो यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा है क्या पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में ध्यान से देख लेना, क्या लगा रखा है? ppm, ये ध्यान से देख लो, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे क्या लिख रहा है? मोलारिटी। इसका मतलब है ऑप्शन में जो दे रहा है, आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन टाइम इसका ppm फाइंड करना है और मोलारिटी फाइंड आउट करना है। जिससे ऑप्शन मैच कर जाए उसको टिक आउट कर दीजिए।
अब ये नहीं कि कंसंट्रेशन हम क्लियर नहीं किया तो सब निकालने लगे, नहीं, ऑप्शन पे देखना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस दिए गए प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, पीपीएम कैलकुलेट करना है और मोलारिटी। तो जैसा अभी मैंने सिखाया था कि क्वेश्चन दिया हो तो सब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, वो सब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप सोचना, बनाना, नहीं बनेगा तो फिर कल हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हम लोग शायद कर चुके हैं। द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, बताओ कितना आंसर आया था, ये वाला आया था ना, 55.5, कल पढ़ाया ही था ये। मोलारिटी ऑफ लिक्विड, इतना डिटेल है मेरा, कैसे हो गया है ए बी सी डी कहीं भी। मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इतना कह रहा है। मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, द्रव HCl है, लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में HCl है, इसका डेंसिटी कितना है 1.17 ग्राम पर सीसी। सीसी को ml भी बोलते हैं, मैंने बताया था। क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, क्या बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, या जो है सो कि उसी को ml बोलो। तो ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और ये उसका जो है सो क्या बोलते हैं, उसका क्या पूछा जा रहा है, मोलारिटी। तो मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन फलाना, ठीक है, अच्छी बात है। क्या कौन से केस में बनेगा ये, कल जो पढ़ाया था मैंने, प्योर वाटर का जो केस पढ़ाया था वैसे ही बनेगा, याद करो। इधर HCl सॉल्यूशन कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि HCl के साथ मिला क्या रहा है, कुछ है बोल रहे हैं क्या, एक्वस वगैरह भी नहीं बोल रहा है कि हम HCl के साथ पानी वगैरह मिला दें, सही बात समझ में, ठीक है। तो आप जो है सो कि बेसिकली देखो, अगर सॉल्यूशन में कुछ अगर नहीं दिया हुआ है तो एक आप पानी मान के चल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी नहीं है, एक और माइंड करने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना, वापस आते हैं। द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो कैसे पता चला कि मेरे इसके अंदर एक ही कंटेंट है, मेरे को ये पता चला, इसके कारण पता चला। केमिस्ट्री के अंदर याद रखना, प्योर वर्ड आते ही समझ लेना उसको सिंगल कर देता है, अकेला कर देता है। मैं बोलूँ, ऐसे बोलूँ ना कि शुद्ध जल, इसका मतलब है पानी के साथ कुछ भी नहीं है, वो प्योर वाटर अकेला एकदम, सिर्फ पानी और पानी, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ सिर्फ वाटर, इस गिलास में पानी है, हो सकता है उसके साथ कुछ और मिक्स भी हो जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, आई बात समझ में। मान लो पानी के अंदर हम 10 चीनी के कण डाल दिए, घुला दिए और आपको दे रहे हैं, देखने में थोड़ी पता चलेगा चीनी के इसके अंदर घुला है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ पानी है, आपको दिख भी रहा है पानी है, ये बात आपको समझ आ रही है। तो ऐसे मैं बोलूँ शुद्ध पानी है, फिर फर्क है। मैं बोलूँ पानी है और बोलूँ शुद्ध पानी है, दोनों में फर्क है, वाटर एंड प्योर वाटर। हाँ, जेन्युइनली बात यह है कि हम लोग लेते कैसे हैं कि अगर कोई पानी बोल रहा है तो जाहिर सी बात उसमें जहर नहीं होगा, हम उसको प्योर ही समझते हैं, सही बात समझ में। लेकिन हमारी ये गलत फहमी है। तो आपसे केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो किसी से कुछ ले लो तो पूछो एग्जैक्टली इंडिविजुअली, अगर कोई एक सब्सटेंस है ये तो पूछना उससे कि प्योर है कि नहीं है, अरे बोलो हाँ या ना। आप सोचो ना, दुकान पे जाते हो और कहते हो हमको शुद्ध घी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला नहीं रहना चाहिए, वो सिंगल चाहिए, ये बोलो हाँ या ना। आप चाहते हो, दुकान पे जाते हो बोलते हो कि हमको शुद्ध सोने का गहना चाहिए, इसका क्या मतलब, सिर्फ उसमें गोल्ड के आइटम्स होने चाहिए, ध्यान ना बोलो। प्योर का क्या मतलब, सिंगल सब्सटेंस, ये बात समझ आया। तो प्योर वर्ड ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या दिया, द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, इसका मतलब सिर्फ वाटर है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ये ml होती है, फिर फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, इधर जिक्र नहीं कर रहा, प्योर वर्ड आया ही नहीं। तो आप जब किसी सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हो और जैसे HCl का सॉल्यूशन लिखा, तो जनरली ये मान के चलना कि उसके साथ पानी मिक्सड अप है, क्या मिक्सड अप है, पानी मिला हुआ है। तो यहाँ आप जो है सो कि एज ए, अगर मैं देख लूंगा, अगर प्योर होता तो आप ऐसे एक बार सोच लेना, और पानी वानी का वो भी करके सोच लेना, दोनों में से देख लेना, ठीक है। प्योर अगर नहीं दिया तो पानी लेके सोचना, ठीक है, बाकी बात मैं देख लेता हूँ, अगर इसमें कुछ करेक्ट करना है तो मैं कर दूंगा। तो मोलारिटी ऑफ 98% बाई वेट H2SO4, डेंसिटी इतना दिया है, ध्यान से सुन लो। ये क्या पूछ रहा है, मोलारिटी, इसका एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, कौन सा दिया है, वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, सिर्फ ऐसे लिखा है परसेंटेज, ये 98% बाई वेट, इसका मतलब है वही वाला परसेंटेज वेट बाई वेट 98%। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है और उसका 100 ग्राम सोल्यूशन ले रहे हो तो उसमें कितना मिलेगा, 98 ग्राम आपको सॉल्यूट मिलेगा, 98 ग्राम आपको सॉल्यूट मिलेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। और वो कौन होगा, H2SO4, सॉल्यूट कौन है इसमें, H2SO4। और ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसका है आपका, वो सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ठीक है। तो उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, बोलो जल्दी से, मोलारिटी। ऑप्शन सामने है, आराम से निकालना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन H2O इज 0.2, कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन H2O इज 0.2। पानी के अंदर ए कुछ मिला हुआ है,
पानी है और उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है ए, जैसे पानी के अंदर नमक मैं बोल देता तो समझ में आ जाता, लेकिन कोई नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O, पानी के अंदर कोई ए चीज मिला हुआ है उसके अंदर जिसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज 0.2। तो मेरे को जल्दी से बताओ पानी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0.8। बोलो हाँ या ना। अरे बताया था कि दो चीजें आपस में मिले हों और एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे वाले का 1 में से घटा के निकाल लो। नहीं याद आया, नहीं याद आया। तो अगर ए पानी के अंदर है, ए क्या, ए जो है वो पानी के अंदर है और ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो पानी का कितना होगा 0.8, क्योंकि बाकी बाकी तो वही है ना भाई। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर। और वही जीटा है जीटा भी, तो पानी यहाँ बी की जगह हो जाएगा। द मोलालिटी ऑफ ए इन H2O इज, तो उस ए का मोललता बताना है आपको, मोलालिटी। ठीक है, सोचना, फाइंड करना। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% वॉल्यूम बाय वेट, एक कंसंट्रेशन टर्म दे दिया आपको, वेट बाय वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 पॉइंट इतना 8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है जो किससे बना हुआ है, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, जिसका वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना है इसकी मोलारिटी क्या होगी, मोलरता क्या होगी। ठीक है, आगे कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम। क्या है, कैलकुलेट द मोलालिटी, मोललता निकालना है। देखो गौर करना, क्या निकालना है, मोललता। इसमें कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम, फिर से वही इतना लंबा लिखा गया है, लेकिन इसका यही मतलब है 40% W/V ऐसा कुछ। ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, MgO सॉल्यूट है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वही विलियन का घनत्व दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस विलियन का मोललता क्या होगा। ठीक है, अब फाइन करते जाना फटाफट सब। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज सेम एज द, क्या बोला, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज द सेम एज दैट ऑफ वाटर देन मोलालिटी ऑफ NaCl। NaCl, ये देखो NaCl के ब्रैकेट में क्या लिखा, AQ, इसका मतलब है कि पानी है। ध्यान रखना, एक्वस उसका मतलब होता है इसमें पानी भरा पड़ा है और इसके अंदर डाला गया है NaCl। ठीक है, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया। सॉल्यूशन समझ में आ गया, इसका किसका बना हुआ है। अब कह रहा है इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, इसमें NaCl का जो मोल अंश है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, वो कितना है, इज सेम एज दैट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन किसका है, NaCl का है। दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो NaCl है उसकी मोललता क्या होगी, मोलालिटी क्या होगी। ठीक है, क्लियर। आप लोग भी कहोगे इतना सारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पे ये तीन ABC, ये तीन क्वेश्चन है और तीनों के आंसर दिए हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना कि ABC टिक आउट कर देना। पहला का ये आंसर है, दूसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर है, मतलब बनाओगे तो ये सब आंसर आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये सब, ये क्वेश्चन वाकई बहुत ईजी है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, इसके आगे कल समझाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी हो गया ना बनाने के लिए, और समझा दो। एक दिन में इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि आप लोग कहोगे केमिस्ट्री बोरिंग है तो नहीं पढ़ेंगे, तो पगला देंगे, तो मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो कर लोगे ना। लगभग कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होता है भाई, ज़्यादा होता है, लेकिन 4 सब्जेक्ट पढ़ना हो, सब में 12 12 हो जाए, एक दिन में 12 चौक 48 हो जाते हैं, है कि नहीं। हम्म, और मैथ्स में 12 कहाँ, मैथ्स में तो आप लोग एक दिन में 1200 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कम करते हो। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई बच्चा मतलब फिजिक्स का 4 क्वेश्चन ट्राई करेगा ना, तो मैथ्स का पक्का 10 गुना 40 बनाएगा, 40 ट्राई करेगा। अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन, फिजिक्स का एक क्वेश्चन ट्राई करेगा ना, तो 10 क्वेश्चन मैथ्स का ट्राई कर लेगा। हमेशा 1:10 का रेशियो चलता है। जो बच्चा फिजिक्स का 10 क्वेश्चन बना रहा होगा ना, वो मैथ्स का वाकई 100 क्वेश्चन बना सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जो जीरो बनाता होगा उसको भी जीरो 10 टाइम्स कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ।
क्वेश्चन तो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो वापस हम लोग यहाँ आते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलिटी की डेफिनेशन मैंने कल समझाई थी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको पढ़ने के लिए मैं बता रहा था। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या था? इन फैक्टर, या उसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी फैक्टर। संयोजकता गुणांक कैसे निकालते हैं? अलग अलग कंडीशन में जो बेसिक है सब मैंने समझाया था, ठीक है। बाकी एन फैक्टर निकालने के लिए हमेशा कोई रिएक्शन दिया जाता है या सिचुएशन जो दिया जाता है उसके हिसाब से हमको सोचना होता है, ठीक है। उसी तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोगों का अगला टर्म कौन सा है? समतुल्य भार। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है सो कि ये कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट अगर आपको फाइंड करना है, इसके लिए सिंपल है। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो। ये समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब मेरे को तो एन फैक्टर आपको बताना नहीं है, चलो मैं एग्जांपल करके समझाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लो कि मैंने जैसो कि आपको ये दे दिया NaCl, ध्यान से क्या दिया बोलो? NaCl। और इसका बोला कि समतुल्य भार बताओ। अभी जो भी क्वेश्चन दूंगा सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, समतुल्य भार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? सोडियम का बताओ कितना होता है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, 35.5। तो इसका मोलर द्रव्यमान इतना हो जाएगा, ऐड कर लो, और बटा एन फैक्टर जल्दी से बताओ। NaCl का एन फैक्टर कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर दो, तो ये दोनों को ऐड कर दो। आई होप 58.5 आ जाना चाहिए। ये खत्म कहानी, सिंपल। ये हो गया NaCl का इक्विवेलेंट वेट। चलो कुछ कुछ केस में आपको याद होना चाहिए, फटाफट ध्यान से सुनना। मैंने आपसे पूछा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताओ, इसका मोलर। अब इसको निकालना नहीं पड़ेगा, मुझे याद है 98 होता है, निकालोगे तो आएगा 98। मोलर मास इतना ही होता है। मोलर मास कैसे निकालते हैं पता है ना? बटा इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर बताओ 2। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये एसिड है और पानी में डालेंगे तो ये कितना एच देता है? 2। तो कल बताया था ना कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। तो बटा में 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 49। ठीक है। अब ध्यान से देखो, NaCl के केस में जो इसका मोलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट वेट है। अरे बोलो हाँ है ना? दोनों सेम हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट सेम है? नहीं है, ठीक है। तो एन फैक्टर जिसका 1 होगा ना, जिस चीज का एन फैक्टर 1 होगा उसका मोलर मास याद रख सकते हो, उसका मोलर मास और उसका इक्विवेलेंट वेट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। क्योंकि फॉर्मूला ही कह रहा है कि अगर ये 1 हो गया तो ये वाला और ये वाला देखो क्या हो जाएंगे? बराबर, सिंपल है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, वो फॉर्मूला ही कह रहा है। इधर क्या समझ में आ रहा है? इधर तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं फिर। चलो वापस आते हैं। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे पूछा ये, ध्यान सुनना, AlCl3 का पूछा, इसका मैं इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करोगे? एल्युमिनियम का बोलो जल्दी से, 27। क्लोरीन का बोलो 35.5, और मल्टीप्लाई 3 करोगे ना, और बटा में जल्दी बोलो। हाँ 3, वेरी गुड। ये सॉल्ट है, सॉल्ट के कितना हो जाएगा? 3। एन फैक्टर इसका 3 ले लोगे, चलो बताओ कितना हो जाएगा? 35 या 105 और 1.5 हो जाएगा ये 27 प्लस 100.5। आई होप इतना आना चाहिए, अब देख लेना थोड़ा सा, जोड़ो तो कितना आता है? 713, हाँ सही है। 133.5/3, इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12.15, 3 पचे 15, 44.5। नहीं है समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं, क्या बोलो? इक्विवेलेंट वेट, समतुल्य भार। देखो हम लोग को पढ़ना है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलता के लिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एन फैक्टर। एन फैक्टर के अलग अलग बहुत सारे कंडीशन थे, ठीक है। देखो मैं बार बार रिवीजन कराते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ एक ही चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ें टफ होती है ना उसको रिवीजन करने से आसान होगा, नहीं तो ऐसा आसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का, फिर उसके बाद एन फैक्टर सीखे, तो चूंकि इक्विवेलेंट वेट अब निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर। तो मोलर मास हम पहले से जानते हैं,
मोल्स निकाल रहे हैं तो कितना बार मोलर मास इस्तेमाल कर रहे हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास हजारों बार कर चुके हैं। तो ये पता है क्या चीज़ होता है, इन फैक्टर हमको समझ में आ ही गया है। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? तो किसी भी केस में हमको ये निकालने आ जाएगा, जनरली हमको पता होगा इन फैक्टर वहाँ पे। तो चलो अब आते हैं अगला टर्म, तीसरा हमको समझना है ग्राम समतुल्य भार। क्या समझना है? हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो सब्सटेंस जो आपका सॉल्यूट होगा जो दिया रहेगा उसका गिवन मास, जैसे आप क्या करते हो, मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हो ये बताओ, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक, तो अभी थोड़ा सा करना क्या है कि यहाँ पे वो जो गिवन मास है ना, कौन सा बोला मैंने, वो जो गिवन मास है, तो वो चीज जो है सो कि आपको पुट करना है जो दिया रहेगा, और बटा में आपको ये चाहिए समतुल्य भार। क्या चाहिए? समतुल्य भार। और ये बेसिकली किस में चाहिए, ग्राम में। ठीक है, तो ये जो करके रिजल्ट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्राम समतुल्य भार। क्या बोलेंगे? ग्राम समतुल्य भार। मतलब देखो यहाँ पे समतुल्य भार था, बस इसमें क्या लगा, ग्राम समतुल्य भार। अब ये जो दिया गया द्रव्यमान है देखो वहीं पे अपने जगह पे है, और जो समतुल्य भार निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट वेट का था मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे अगर समतुल्य भार की जगह मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर रखो तो एन फैक्टर उठ के ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया, तो क्या बना, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुने एन फैक्टर। अब सोचो, जो चीज दिया गया द्रव्यमान जो सॉल्यूट दिया रहेगा उसका गिवन मास बाई मोलर मास, ये तो मिलकर के बन जाता है मोल, है ना, बोलो। इसका क्या मतलब है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्या निकल जाता है, ग्राम समतुल्य भार। आया समझ? तो सबसे आसान इसका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स का ये मोल इनटू एन फैक्टर। मोल हमको अच्छे से समझ में आता है, एन फैक्टर भी हमने समझ लिया है। ठीक है, तो ये बीच वाला जो तरीका है ना, ये समतुल्य भार निकालो फिर वहां से आओ, उसकी कहानी खत्म। आई बात समझ में? जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? अगर नहीं पड़ा, वैसे कुछ है ही नहीं, अक्सर क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, सीधे हम लोग मोल्स और मल्टीप्लाई एन फैक्टर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स मिल जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? क्या हुआ? क्या? एन फैक्टर निकालने के लिए बता दें, कल आप पढ़ने आए थे, कल आप पढ़ने आए थे? अच्छा, तो कल वाला वीडियो देखे हैं? काहे नहीं देखे हैं? मतलब मेरा व्यूज बढ़ा दीजिएगा। डर लग रहा था कि शंभू सर का पैसा कमा लेंगे यूट्यूब से ढेरे। हाँ, तो काहे नहीं देखे आप? हैं? ना, मत देखिए, कहीं 2-4 लाख आ गया मेरे पैकेट में तब, गधा कहीं का। इन फैक्टर पढ़ा दी, ऐसे ही टाइम पर पता है आप लोगों को बोलना पड़ता है, अंदर से बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत खतरनाक बात है ये सब। ठीक है, काहे आप लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं, समझ में नहीं आता है। सॉल्यूशन जानते हैं पूरा चैप्टर कितने क्लास का है, मुश्किल से अगर सॉल्यूशन पढ़ाया जाए ना तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा, 12 क्लास में सॉल्यूशन खत्म। और मैं कर दूंगा, लेकिन 12 क्लास में खत्म करने में पता है क्या होगा, 12% भी इस क्लास को समझ में आए तो बहुत बड़ा बात है, 12 दिन में खत्म करने के बाद दिक्कत ये है। ठीक है, तो इधर 22 दिन लगाने पड़ते हैं 12 दिन की जगह पे। समझ आया? सॉलिड स्टेट मैक्सिमम कितने दिन का क्लास था, 12-15 दिन। पढ़े कितने दिन आप कैलकुलेट किए? थोड़ा थोड़ा कर करके आप कम से कम 1 महीना से ऊपर ही पढ़े हैं। ठीक है, ये दिक्कत है, आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या है ना, छोड़ो हटाओ, काहे का बहसबाजी करूँ मैं, टाइम खत्म, तुम अपना पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो। हाँ अरे यार देखो, अभी जो टाइम चल रहा है ना, जो तुमको करना है वो उसमें, अच्छा किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है ना, कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसी एक ही चीज़ को 4 बार देखें। चाहे जो है सो कि क्या बोलते हैं,
उसी चीज को 4 टीचर से पढ़ लेते हैं। आप लोग के अंदर एक क्षमता भी नहीं ना विकसित होगा, ये नहीं आएगा। हो सकता है मेरे अंदर पढ़ने का कीड़ा हो, चाहे मैं पढ़ाता हूँ, मेरी वो मजबूरी हो, ये भी हो सकता है, या ज़रूरी है पढ़ाना सीखना, क्योंकि बच्चे आप आते हो पढ़ने तो क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे आंसर करने पड़ेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी कहिए, मजबूरी कहिए, शौक कहिए, जो कह लीजिए, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, मन लगा के ही पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारे टीचर को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कौन टीचर किस चीज़ को कैसे बता रहा है, फिर एक्सपीरियंस लेता हूँ, फिर अपना उसमें कुछ जोड़ता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कैसे बताऊँगा, तब जाके पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर भी तब जाके इतना करने के बाद फिर भी इसमें से कुछ बच्चों को समझ में आता है, सबको तो नहीं आता है। सबके नज़र में बेस्ट टीचर तो हो ही नहीं सकता है कोई, वो होता है हर टीचर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो कि नहीं समझते हैं, कुछ ही समझते हैं, तो वो चीज़ है। तो फिर भी ये करने के बाद आपके अंदर ये फट आता है ना कि हाँ चलो ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, कैसे नहीं आएगा? ये कभी सवाल किया आपने आप खुद से? करो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ ना बच्चे, अरे ये सब छोड़ दो, यूट्यूब पे जाकर देखना जेई वाले सेशन में, ठीक है, जो आईआईटी का लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें जाना, कोई टीचर पढ़ा रहा होगा लाइव, उसके कमेंट्स पढ़ना, आश्चर्य होगा। बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं ना, टीचर बोलता है एक काम करो तुम 9th में एडमिशन ले लो, फिर से 10th में एडमिशन ले लो, वो कुछ नहीं बोलता है, वो क्यों बोलेगा? आपको वहाँ पे भिन्न का जोर घटाव सिखाने के लिए गया है। आईआईटी में आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, पहले बताइए ना, नहीं पूछेगा ना, तो कहेगा बकवासबाजी करे वो। आपको समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, भान में जाइए आप, तो कोई मतलब नहीं इस बात से। ये तो कल्याण है कि आप 12th बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो और उद्देश्य आपका पहला बोर्ड है, आप दिमाग में यही रखते हो, मैक्सिमम बच्चे ही रखते हैं, कंपटीशन का नहीं रखते। ठीक है, खैर कोई नहीं, चलो हटाओ ये सब। तो ग्राम समतुल्य भार कैसे निकालेंगे बोलो? मोल इंटू एन फैक्टर, क्लियर है? ठीक है, कैसे आया उसका प्रोसेस समझ में आ गया? ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब आते हैं नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी। देखो क्या बना, ग्राम समतुल्य भार बटा विलियन का आयतन लीटर में। अब परिभाषा याद करो, 1 लीटर, बोलो 1 लीटर विलियन में ग्राम समतुल्य भार की संख्या, 1 लीटर विलियन में, जैसे मोल्स की संख्या बताते थे तो मोलारिटी कहलाता था। 1 लीटर विलियन में 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें जितना ग्राम समतुल्य भार आपका जैसो कि सॉल्यूट है, वो उसका नॉर्मलता कहलाता है, नॉर्मैलिटी कहलाता है। क्लियर? अब ये क्या चीज होता है, ये समझ में आया ना आपको? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी को जो है सो कि आप चाहो तो यहाँ इसको और आगे डिराइव कर सकते हो, मोल इनटू बोलो एन फैक्टर। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है? हाँ, मोल इंटू एन फैक्टर बटा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, चलो इसी को और डिराइव करना चाहते हो तो करो। मोल्स क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या देगा, गिवन मास दिया गया द्रव्यमान बटा सॉल्यूट का क्या, मोलर मास। अरे बोलो हाँ या ना? इनटू बोलो बोलो एन फैक्टर, और बटा में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन। सॉल्यूशन को शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये चीजें चलेंगी। तो आप जो है सो कि आप डायरेक्टली अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से सॉल्व कर लो, इसमें का इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से कर लो, ये सब इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से कर लो। जनरली सबसे ज्यादा यूज कौन आएगा पता है? ये वाला यूज आएगा, ये वाला यूज आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का मास देगा, उसके मोलर मास आपको फाइंड करने पड़ेंगे, इन फैक्टर आपको खुद सोचना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा, चाहे वो उस तरह से इन्फॉर्मेशन रहेंगे। अरे हाँ ना बोलो? तो सबसे ज्यादा अगर कोई इस्तेमाल में आएगा तो ये वाला आएगा, गिवन मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाई इन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? यही डेफिनेशन आपको जो है सो कि इधर लिखा गया था शुरू शुरू में। अगर यहाँ पे अगर आप सही से देखो तो जहाँ पे हम लोग नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन लिखे थे, यहाँ पे पढ़ो अब क्या लिखा हुआ है। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विले के ग्राम समतुल्य भार की संख्या, ग्राम समतुल्य भार की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो कितना ग्राम समतुल्य भार है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो नॉर्मैलिटी कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
और हाँ थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी एक छोटा सा चीज है, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। चलो यहीं से मैं दिखा सकता था आपको, वापस अगर देखो तो यहाँ से दिख जाएगा आपको बेसिकली। ये देखो मोल, देखो तो जरा, मोल बटा विलियन का आयतन है। तो मोल, विले का मोल बटा विलियन का आयतन कुछ पढ़े हो, इसी को तो मोलरता कहते हैं, इसी को तो मोलैरिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे एन फैक्टर। आया समझ में? तो खत्म कर दो ना किस्सा, वही यहाँ पे किया गया है। देखो ग्राम समतुल्य भार, यार क्या कर दिया मैंने, फिर वापस कहाँ से आ गया? अरे ये तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, मैंने पीछे कर दिया क्या? आगे करना था ना। ओहो मैं पीछे लगे चला गया। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, देखो नॉर्मलता क्या होता है, ग्राम समतुल्य भार की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। फिर इसको कन्वर्ट किया गया, क्या वही वाला जो मैंने बोला था ना, ये हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर बटा विलियन का आयतन लीटर में। अब मोल बटा विलियन का आयतन क्या बन गया, मोलरता, एन फैक्टर अपनी जगह पे है, तो आ गया ना। तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। आया समझ में? ये ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब सोच के देखना कि अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है और मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो आसान कौन है पहले बताओ? मोलरता निकालना आसान है कि नॉर्मलता निकालना आसान है? मेरे हिसाब से मोलरता निकालना आसान है। दोनों आसान है बिना, ठीक है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, आप पहले नॉर्मलता निकालो, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये 2 लीटर है, कितना है बोलो? और इसके अंदर जैसे कि H2SO4 डिजोल्व है, सॉल्यूट के तौर पे कौन है बोलो? H2SO4 डिजोल्व है, और इसका ये 49 ग्राम है, 49 ग्राम। और फिर मैं पूछता हूँ कि चलो इसका नॉर्मलता बताओ, क्या बताओ? नॉर्मेलिटी बताओ, फाइंड करो आप, बनाओ। चलो अगर आप सुनो, शर्त यह है कि मोलैरिटी वाला तरीके से नहीं बनाना, ये नहीं कि ई लगा दिए बना दिए, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। अगर आप सीधे नॉर्मेलिटी वाला पढ़े हो तो पहले सोचो क्या सोचना पड़ेगा, इस सॉल्यूट का पहले एन फैक्टर सोचना पड़ेगा। एन फैक्टर कितना आएगा? 2। फिर इसका मोलर मास पे जाना पड़ेगा, तो मोलर मास कितना होगा? 98। फिर मोलर मास पे 2 करोगे तो 49 आएगा, वो क्या हुआ? समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट। फिर निकालना पड़ेगा ग्राम समतुल्य भार, ठीक है। तो गिवन मास बाई समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट, तो 49/49 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, आएगा 1। और फिर बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, 1/2 0.5, ये होगा तुम्हारा नॉर्मेलिटी का आंसर। क्लियर? इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पहले इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लो, मोलरता, मोलरता कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे बताओ इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास में मोलर मास, तो 49/98 यही करेंगे ना, कितना आएगा? 1/2 0.5। क्लियर? तो 0.5 और बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 है, तो 0.5 बटा मोलैरिटी निकल गया। और अगर मोलैरिटी निकल गया उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो हाँ या ना, कुछ समझ में आया? नहीं है? कौन सा आसान है? समझ आया? पहले क्या करो, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लो, और उसमें जो सॉल्यूट का एन फैक्टर उसे मल्टीप्लाई कर लो, तुरंत क्या मिल जाएगा? नॉर्मेलिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो आपको जैसे पढ़ाना था, जो थ्योरी पढ़ाना था, जिस तरीके का था, अभी को बता, समझ में आ भी गया, ये शॉर्टकट लग भी रहा है, ठीक लग भी रहा है, आंसर भी सही आएगा, फिर भी ना हम तो इसी बनाएंगे, हम पढ़े कहला है, तब बनाओ भाई, हमारा क्या प्रॉब्लम है, तुम बनाओ, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। मैंने तो हर रास्ते आपके लिए खोल दिए, बाकी बात आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। चलो तो यहाँ पे ये इसके बीच एक रिलेशन था, ये बस नोट करने लायक है। और यहाँ पे यदि विलियन का आयतन ml में हो, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर विलियन का आयतन क्या हो, मान लो कि ml में दिया हुआ है, तो आपको मोलरता, मोलरता गुने एन फैक्टर मल्टीप्लाई 1000 करना है। क्यों ऐसा सोचो कि अगर वो ml में दिया होगा, तो देखो ध्यान सुनना, ये मोल
बटा अगर विलियन का वेतन यहाँ ml में होता तो बताओ यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता, समझ लो यहीं पे। और अगर ये 1000 से डिवाइड होता तो ये ऊपर जाता कि नहीं जाता? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? लीटर में। 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में तो हो गया। अगर ये ml में दिया होता 1000 से डिवाइड कर दो तब तो लीटर में हो गया। तब तो मोल बटा विलियन का आयतन ये हो जाएगा ना मोलरता। तो मोलरता अपने जगह पे, एन फैक्टर अपने जगह पे, एक्स्ट्रा क्या आ गया? 1000। तो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा ना? नहीं जाएगा। तो अगर 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 किधर गया मैं, ये अगर यदि विलियन का आयतन ml में दिया हो, मिलीलीटर में या सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो क्या करना है? मोलरता में इन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा उसमें 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, जितने सारे शॉर्ट सोर्स बनाने हैं मेरे को क्वेश्चन के लिए मैंने बना दिए हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ये फिर तो मोलैरिटी वाला ही क्वेश्चन आएगा, आगे देखूंगा मैं। चलो इतना नोट करो, जल्दी से खत्म करते हैं। आई होप कल यहाँ तक हो गया था। यहाँ से करना है आपको, इक्विवेलेंट वेट से, समतुल्य भार से। चलो, और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।